तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि देखो यार, मोशन वगैरह आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। थोड़ा बहुत क्या, काफी कुछ पढ़ा था। वैसे आप लोगों ने पढ़ा था मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, उसमें पैरामीटर्स आते हैं क्या, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, उनके ग्राफ है। तो काफी चीजें 9th में अच्छा खासा था, तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली चैप्टर 3, मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बेटा हम कहते हैं 1D। अभी समझाएंगे कि क्यों 1D कहते हैं। 1D 1D बोले तो वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। ठीक है, चलिए। तो देखिए मोशन क्या होता है। इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं इस चैप्टर को पढ़ने से। क्यों? रट आप सकते नहीं, सारा मैथमेटिक्स है इस चैप्टर में। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि थियोरी है कि हाँ चलो भैया लिख दिया तो काम हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर मिल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें अच्छे से समझने हैं चीजों को। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज गारंटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मोशन क्या है। पढ़ के आए होंगे आप लोग ऐसे, मोशन क्या है। मोशन का मतलब जैसे मेरा हाथ है, भाई हाथ है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर यहाँ है, या मैं यहाँ जा रहा हूँ, या मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो इस चीज को अगर आप वर्ड्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्या मतलब है, कैसे डिस्क्राइब करोगे कि मोशन क्या है। तो मोशन इज डिफाइंड एज the change in position of any object with respect to time। ठीक है समझ में, सीधी सीधी बात, मोटा मोटा ये समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई हो सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन एनीबॉडी। हम है ऑब्जेक्ट, आप है ऑब्जेक्ट, मोबाइल है, मार्कर है, जो भी चीजें दिख रही हैं वी कैन कंसीडर देम ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की बेटा पोजीशन में जो चेंज होता है, पोजीशन का मतलब कहीं पे था अब वहां पे नहीं है, दूसरी जगह कहीं पे चला गया, पहले ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, तो शिफ्ट हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ। तो उसके अब उस पोजीशन को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, चाहे माइक्रो सेकंड लगे, चाहे 1 सेकंड लगे, चाहे 100 सेकंड लगे, कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए। कि ऐसा थोड़ी है आंखें बंद करिए गायब हो गए, टाइम लगा ही नहीं है। पता लगा हमने आंखें बंद करी उसकी ऋषियों मुनियों की तरह, जैसे रामायण में हमने आंखें बंद करी लंका पहुंच गए, उनने आंखें बंद करी अयोध्या आ गए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम नहीं लगता था उनको। लेकिन प्रैक्टिकली पोजीशन चेंज करने में टाइम लगता है। तो बेटा चेंज इन पोजीशन विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इतना मोशन के लिए क्लियर है समझने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई साहब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हालांकि आपके काम नहीं आने वाला अभी समय, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि बाई चांस में पूछ ले तो बदनामी मत कर रही हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जनरली किसी भी बॉडी की, जनरली किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए या उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है? 3। अरे भाई ये पेन है, अब ये मान लीजिए, आप सपोज कर लीजिए कि ये स्पेस में है, लटका हुआ है। ठीक, अब हम कहें कि चलो भाई कार्तिक आपको क्या बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है, ये कहां पर है। तो आप क्या करोगे? अरे कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। कौन से कोऑर्डिनेट? अभी ये स्पेस में है, स्पेस क्या होता है? 3D। 3D भाई होगी, तीनों डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या करोगे, आपको किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए चाहिए 3 कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अबे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? बेटा 3 एक्सिस होती है हमारी, 3 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इसको जेड मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, किसी को ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका जो जहां पे एक्सिस आपस में मीट होती हैं, तीनों एक्सिस जहां पे मीट होती है, दिस इज पॉइंट को, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस। बेटा आर हमारा ऐसा बनता है, थोड़ा एस लगता है तो समझ लेना, रेफरेंस पॉइंट।
कुछ लोग हम लोग क्या कर देते हैं, ऑरिजिन भी कह देते हैं। तो बात एक ही है, और ऑरिजिन, ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। ठीक। अब बेटा मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, जैसे मेरा मार्कर यहाँ पे है, सपोज कर लो, मार्कर को मत देखो, इसकी टिप को देखो। अब इसकी हमें लोकेशन बताने के लिए इसके चाहिए कोऑर्डिनेट। अगर इसके कोऑर्डिनेट हम क्या करें, तो एक एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पे यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, एक जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। वो तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, that will be the point where the marker is located, and these points are called positions, coordinate of this marker। ठीक। तो भाई हमारे तीन कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली, एक्स वाई कॉमा जेड। तो एक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, वाई क्या होती है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक। चलो जेड क्या होगी, तो जेड हम मान लेंगे कि यार ये डिस्टेंस होगी हमारी, जेड जेड डिस्टेंस। अब एक्चुअली होता क्या है, जेड एक्सिस ऐसे नहीं होती है, जेड एक्सिस होती है ऐसे। अब देख लो, एक एक्स है, एक वाई है, और एक क्या है, जेड है। आप अपने रूम का, कमरे का कोना देख लो, कोना देखना, तो कोने में तीन एक्सिस होती, तीन जगह से ज्वाइंट होता है, तीन जगह होता है। एक नीचे आ रही होती लाइन, एक ऐसी जा रही होती लाइन, एक ऐसी जा रही होती। तो किसी को एक्स मान लो, किसी को वाई मान लो, किसी को जेड। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स वाई एंड जेड axes are at 90 degree to each other, at 90 degree to each other। अब ये सारी क्या होती हैं, ये होती हैं 90 डिग्री पे। कितनी होती हैं, 90 डिग्री पे। ठीक। अब ये चीज तुमको समझ में आ गई, तुमने कोऑर्डिनेट बता दिए। अब तुमने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के साथ एक घड़ी भी रख दी टाइम बताने के लिए। अब मान लो तुमने कह दिया कि एक टाइम भी रख दिया, टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक। तो जब घड़ी रख दी तो एक टाइम कोऑर्डिनेट हो गया, वो भी तो बताएगा कि इतने टाइम के बाद कोऑर्डिनेट क्या है। तो जो चार कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है, इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आए बात समझ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है, क्या होता है, एक्स वाई जेड एंड टी, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हमको थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। कौन से कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस वाले कोऑर्डिनेट, एंड एक वॉच की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं टाइम कोऑर्डिनेट। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया समझ में। ठीक। अब ये तो हो गई इतनी कहानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे मान लीजिए, क्या मानना है कि मान लीजिए कोई कार चला रहा है, ठीक है, और हम ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पोजीशन विद टाइम। ठीक, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स विद टाइम। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम कार को देखेंगे तो कार के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक। अब हम ये चीज देखेंगे कि यार कार के कोऑर्डिनेट्स लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, रन कर रही है। या हम अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, या हम ग्राउंड को मान लेंगे। तो बेटा कार क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो यानी कार इज सेड टू बी इन मोशन। क्या कहा जाएगा, कार इज सेड टू बी इन मोशन बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन अगर यही कहा जाए कि जो बंदा कार चला रहा है उसको कार की स्पीड क्या लगेगी, या कार के कोऑर्डिनेट क्या लगेंगे, वो तो रेस्ट में रहेगा, जहां जहां कार जाएगी वहां वहां हो जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में कार कहाँ होगी, रेस्ट में। ठीक है। इफ वी अज्यूम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट ड्राइवर, देन कार विल बिहेव एज एट रेस्ट। वो ऐसा माना जाएगा कि कार कहाँ है, रेस्ट में। अरे तुम ही हो, जैसे मान लो हमारे पास ये इंक है। अब अब ये ऐसे चल रही है, ऐसे 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 भाग रही है, तो हमारी उंगली के रिस्पेक्ट में क्या कर रही, मोशन में है। लेकिन अगर इस पे एक हमने टिप, मान लो इसमें एक निडल लगा दी, अब हम इसको लेके जा रहे हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस निडल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट में। आई बात समझ में। भाई अर्थ पे क्या है, हम ऐसे हैं,
अब अगर ऐसे घूम रही है तो हम भी साथ साथ उसके घूम ही रहे हैं, ऐसे 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 करके घूम रहे हैं, ठीक। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ को अगर हम किसी और प्लेनेट से देखें तो हम क्या है, तो अर्थ क्या है, मोशन में है। या अर्थ में क्या, अर्थ से हमें कोई देखे तो क्या हम है, मोशन में, ठीक। तो ये सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो सीधी सी बात है, द फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एंड टी इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सीधी एक लाइन में ये डेफिनेशन होगी, ठीक, क्लियर हो गई। अब ये चीज है, ये चीज लिख लीजिएगा, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये डायग्राम में बना लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z and t is called frame of reference। अब दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है बेटा कि जो एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक, वो एक्सेलरेटेड दिखाई दे, और अनएक्सेलरेटेड बॉडी है वो अनएक्सेलरेटेड दिखाई देगी। जबकि इनर्शियल में क्या है, ऐसा नहीं, ठीक। तो फिलहाल तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इतनी जानकारी चाहिए, इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं बेटा, बाकी ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी था कि होता क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बाई चांस कोई कह दे कि जैसे आप लोग अगर नीट की तैयारी करते हो या जेईई मेंस की या एडवांस की तैयारी करते हैं तो टीचर क्या कहते हैं, this point this car is moving with respect to this frame of reference। तो ये दिमाग में एकदम शॉक लगा कि यार ये क्या चीज है, ये तो हमने पढ़ाई नहीं 11th में, ये क्या चीज बोल रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो बवाल हमने कुछ सुना ही नहीं। तो इसलिए उस बवाल को समझने के लिए इस चीज को समझाना जरूरी था, ठीक है। बाकी आपके 11th क्लास में कहीं आएगा नहीं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक। इतना चीज है, इतना नोट कर लीजिए, तुम्हें पता है। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखिए, मोशन, मोशन अलोंग वन एक्सिस, वन एक्सिस के अलावा अगर मोशन है तो उसे कहते हैं बंडी, वन वन मोशन के अलावा कैसे, जैसे मान लो बेटा देखो हम जा रहे हैं ऐसे, ऐसे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, एक ही एक्सिस पे तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यानी हमारा मोशन कैसा है, वन डी, ठीक। अब हम ऐसे चल रहे हैं, चल भी रहे हैं कूद भी रहे हैं, जंप करके मेढक चाल, कूदते भी जा रहे हैं, तो बराबर ऊपर की डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। तो ऊपर की एक एक्सिस हो गई, एक नीचे की एक्सिस हो गई, तो मोशन कहा जाएगा टू डी, क्या हो जाएगा, टू डी। तो मोशन अलोंग टू एक्सिस इज टू डी, ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या होता है भाई, इसका ले लेना, अ मैन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, अ मैन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये समझ लीजिए। टू एक्सिस का लिख लेना, टू डी का, टू डी का बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, टू डी का लिख लीजिए, टू डी का है, चलो बंडी का पहले एग्जांपल ले लेते हैं, बंडी का एग्जांपल, अ मैन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पहला, इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे हम अभी चल रहे थे हर से वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री, फ्री फॉल कह सकते हैं, फ्री फॉल तो जानते हो, ये ये फ्री फॉल, ये भी बंडी बंडी में है, एक ही डायरेक्शन में तो चल रहा है यार, ठीक। अब 2D में क्या लिखेंगे, तो 2D हो गया बेटा मोशन अलोंग, मोशन अलोंग, या ऐसे कह सकते हैं when two coordinates, two coordinates are changing, changing with time, दो कोऑर्डिनेट चेंजिंग विद टाइम, ठीक, चेंजिंग विद टाइम। तो ये हो गया एग्जांपल लिख लीजिए,
प्लेनेट्स का सोलर सिस्टम में सन के अराउंड 2D होता है। कुछ लोग ये ना बता दें कि 3D होता है, क्योंकि स्पेस में लटके हैं 3D होगा ना। एक तो रोटेशन, दूसरा ठीक तो 2D मोशन होता है। तो प्लैनेट्स प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड द सन। अब 3D क्या होता है? 3 डायमेंशन, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक, मैम 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 होते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स वाई एंड जेड आर चेंजिंग आर चेंजिंग विद टाइम। पहला एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल लिखा रहे हैं आपको, एग्जांपल लगता है एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। कार, मोशन ऑफ अ कार motion of a car along zigzag path, along zig zigzag तो जानते हो इधर zigzag path में। तो कार ऐसे जाएगी तो दो ही एक्सिस तो कवर करेगी, या तो ऐसे जाए या ऐसे जाए। ठीक, ऐसे तो नहीं जाएगी, उड़ने लगेगी, तो 2D होता है। इसका लिख लेंगे। अब फ्लाइंग काइट, हवा में पतंग उड़ाते हो आप लोग, तो कौन सा मोशन होता है? ये 3D मोशन होता है। ठीक है, एरोप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज, जेट फाइटर, हेलीकॉप्टर, इनका मोशन क्या होता है? 3D। क्यों? अब हेलीकॉप्टर मान लो, हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो ऐसे भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी होता रहता है, और ऐसे ऐसे भी होता रहता है। तो एक ये मोशन, एक ये मोशन, एक ये मोशन, तो तीनों एक्सिस में मोशन हो गया। तो एरोप्लेन का मोशन 3 एक्सिस में हो गया, यानी 3 डायमेंशनल। ठीक, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। इतना छाप लो फटाफट, जल्दी से जल्दी। इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए। 1D 2D 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए बेटा, तो 1D मोशन का जब केवल एक ही साइड की डिस्टेंस कवर करें, या तो आप केवल जंप करो, जैसे जो लड़कियां रस्सी कूदती हैं, या लड़के भी कूदते हैं, ऐसा नहीं लड़कियां नहीं कूदती हैं, जो जंप होती है। अब हम इंग्लिश में नहीं जानते भैया रस्सी कूदना क्या कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, तो वो होता है 1D। ठीक, या आप लोग क्या करते हो, वॉक करते हो, वो भी 1D। ठीक, अगर जहां दो टाइप की डिस्टेंस, दो एक्सिस की डिस्टेंस, तो वो हो गया 2D। आपको बताया है, कार चला रहे हो तो कभी राइट मुड़े, कभी लेफ्ट मुड़े, कभी सीधे चले, तो वो 2D। एक एक दो ही एक्सिस काम करती हैं। ठीक, और पतंगे उड़ा रहे हो बसंत पंचमी पे, या वो मकर संक्रांति पे, दैट इज 3D मोशन। ओके, एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते भाई सब, इसलिए पतंग के साथ ही खुश रहिए। जल्दी नोट करो बेटा। हो गया, समझ में आ गया भाई? हैप्पी? चलो ठीक है। अच्छा, काव्या भी ऐड हो गई। हाँ बताओ। हाँ हाँ, एक बात बताओ, जैसे मान लो हम गरीब आदमी हैं, ठीक, और हम एक रोड पे खड़े हैं, और एक बढ़िया सी BMW जा रही है। अब अगर हम BMW को देखेंगे तो BMW हमें किस में दिखाई देगी? चल रही है, तो मोशन में। ठीक, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में कार क्या है? चल रही है, अपनी पोजीशन चेंज हो रही है, वो हमारे रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम ही यार अमीर आदमी होते तो हम खुद BMW चलाते, तो तब हमारे रिस्पेक्ट में कार क्या होती? अरे रेस्ट में वो मूव होती, लेकिन रेस्ट में। नहीं समझे?
तुम साइकिल चला रहे हो, एक साइकिल जाती हुई देख रहे हो, तो साइकिल जब जाती हुई देखोगे तो तुमको लगेगा ये साइकिल जा रही है। अब तुम साइकिल चला रहे हो तो साइकिल मोशन में है, लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, वो लेफ्ट में। हाँ, रेस्ट में तब नहीं रहेगी, पता लगा साइकिल तुम इतनी देर चला दो, साइकिल आगे निकल गई, तुम पीछे रह गए, तब मोशन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में। बड़ी अजीब है फिजिक्स, तो थोड़ा ध्यान से बोलना इसकी टर्मिनोलॉजी। खैर सरल भी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, काव्या लेट ऐड ऐड हुई है इसमें। अच्छा, काव्या समझ में आ गया इतना, छूटा तो नहीं कुछ? हाँ चलो ठीक है। आयुष वर्मा आए हैं क्या? आज आयुष आया नहीं। चलो भाई, अब डिस्टेंस बताएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। नाइन्थ क्लास से रिलेट करता है आपको वॉल्यूम वन। अब एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, 3D बता देते हैं, 3D नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ी है, अर्थ चल रही है, चल तो रही है, रोटेट हो रही है अपनी वन एक्सिस पे और रिवॉल्व भी कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं आराम से हौले हौले ऊपर नीचे भी हो रही है, तब 3D हो जाता है। आराम से ऐसे ऐसे चलती है, घूम भी रही है, जंप भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, तब 3D हो जाए। बट ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, अभी तक तो नहीं। तो भाई लोगों नोट कर लिया हो तो हम थोड़ा तरक्की करें। कर लिया? आप लोग नोट्स की टेंशन मत लीजिए, नोट्स रखे हैं, मैं आपको वो भी कर दूंगा, फोटो क्लिक करके भेज दूंगा ग्रुप पे। हैप्पी तुम ऐड हो जाना ग्रुप पे, हम किस समय करूंगा ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाना, नोट्स मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक है, वही लिखते रहना, बढ़िया बने हुए हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई डिस्टेंस। डिस्टेंस नाम तो सुना है, लेकिन पता नहीं है क्या होती है डिस्टेंस। कोई बताएगा? बताओ यार, बता बेटा। क्या बोल रही हो देवी जी? साफ साफ बोलो, बोला हमारे कान बहरे हैं तो पता नहीं है। बताओ पलक, क्या बोल रही थी? गायब हो गई थी जल्दी। पलक, चलिए चलिए, डिस्टेंस देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर हम चलते हैं या कोई भी बॉडी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है, कोई मैन है, वुमेन है, ठीक है, जो भी है, वो जितना लेंथ ऑफ पाथ कवर करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सीधा सा डेफिनेशन साथ साथ लिखते चले।
the total length of path covered by any object is called distance. Is called distance. अब नंबर वन, एक इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हो, बाकी दो लोग जो नए जुड़े हैं उनको बताते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है भाई क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं अगर हमको चीनी लानी, तो चीनी का मैग्नीट्यूड हम कहते हैं 1 केजी चीनी लानी है, तो 1 किलो चीनी खरीद के लानी दुकान से, तो 1 किलो जो है दैट इज मैग्नीट्यूड। जो मात्रा है, क्वांटिटी है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज होती है जो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ जिनका मैग्नीट्यूड होता है, वो होती है स्केलर। और भाई साहब जिनकी जो डायरेक्शन भी बताती हैं, और मैग्नीट्यूड तो सबका होता है भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड तो होता है अगर वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिसमें डायरेक्शन हो, जो डायरेक्शन बताए, वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज क्यों? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक। दूसरी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। भैया कभी जो है नेगेटिव नहीं होती है। दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेटर देन 0। ठीक, पॉजिटिव होती है, जीरो हो सकती है, ये भी कह सकते हैं नहीं चले। ठीक है, तो ये भी हो सकती है इक्वल टू, या जो है डिस्टेंस जो है 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 होती है। फिलहाल तीसरा, यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है भाई? मीटर। ठीक, चलो। वैसे सीजीएस में क्या होगी? सेंटीमीटर। डिस्टेंस समझ लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। डिस्प्लेसमेंट बताते हैं फिर। छोटी छोटी बातें हैं, तो 9th क्लास में पढ़ी हैं। हो गया? बाकी लोग भी जयकारा लगा दो माता का। हो गया नहीं हो गया? चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी नई बला है? बला कुछ नहीं है, भला करने वाली चीज है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हाउ कैन यू डिफाइन? कैसे कर सकते हो डिफाइन, बताओ। वेरी गुड, सही है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, हम मान लो भाई गोला गए। चलो हैप्पी के यहाँ चले जाते हैं। गोला गए, ठीक। अब हम गोला तक गए, गोला से फिर से अपने रूम पे वापस आ गए, यहीं पे जहां पे हम पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि इस टाइम इंटरवल में क्या हमारी पोजीशन में चेंज हुआ? नहीं। अरे हम तो जहां थे हम फिर से वहीं पे आ गए। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो इस कंडीशन में क्या आएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ पाथ नहीं होती। जैसे मैं क्या करूं, मैं बार बार इधर जाऊं, स्वामी रामदेव जी की तरह यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, तो जितने चक्कर लगाऊंगा इतना आप अगर पाथ बार बार मेजर कर लो और मीटर में नाप लो, तो वो तो हो गई हमारी डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर हमने 10 चक्कर लगा लिए तो कितना हो गया? 2 दशामलव 20, हम 20 मीटर चल लिए। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और अगर हम यहाँ जाके और फिर से हम यहाँ पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। क्यों? अब इसकी डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन इसकी है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप चाहे टेढ़े मेढ़े, चाहे कैसे जाओ, हिमाचल प्रदेश तुमको जाना है कैसे भी जाओ, मनाली नहीं, मनाली के टॉप पॉइंट पे कोई हिल है मान लीजिए, ठीक, उसके टॉप पॉइंट पे, और आपने शुरू किया नीचे से, तो जो ऐसे 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 आप बार बार गए, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट कितना, तो सीधे टॉप से टॉप पॉइंट देखेंगे और जहां से आप चले थे
सीधी लाइन खींचेंगे, उस लाइन की लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बोलो आया थोड़ा थोड़ा? तो सीधी सी बात है, अभी समझ में आएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two points in a straight line, straight line is called displacement। तो इसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, क्या लिखते हैं? x2 माइनस x1, वेयर x2 क्या है? फाइनल पोजीशन एंड x1 इज इनिशियल पोजीशन, जहां से आपने यात्रा स्टार्ट की थी और जहां पे आपकी हैप्पी एंडिंग हो गई, यात्रा जो है समाप्त हो गई, वो x2 है। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सीधी सी बात यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि यार डिस्प्लेसमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किस रास्ते से गए। अब चाहे हम गोला पूरनपुर पीलीभीत होते हुए जाए, चाहे हम गोला शाहजहांपुर होते हुए जाए, चाहे हम गोला लखनऊ होते हुए जाए, चाहे पूरा हम इंडिया पार करके पाकिस्तान होते हुए वापस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर से गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये केवल डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली में कहां पे था और फाइनल पे कहां पे पहुंचा। इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किधर से पहुंचा, एकदम हाईवे से गया या 6 लेन से गया या खड़ंजे से होके चला गया, ईंटों वाले रोड से या कच्ची रोड से, ठीक है, या खेतों खेतों से भाग गया, ऐसा नहीं है। This depends on the initial and final positions. You must remember. So delta x equal to x2 minus x1, which is final position minus initial position. ठीक, तो ये तो यहाँ हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे समझाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लीजिए a man goes 4 किलोमीटर in north, ठीक, या पहले ये नहीं लिखाते हैं, पहले थोड़ा और वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है? डायरेक्शन दी रहती है, मैं लिखाऊंगा नहीं। यूनिट सेम होती है, चाहे डिस्टेंस कह लो चाहे कुछ भी कह लो, यूनिट सेम है, मीटर, ठीक। तीसरी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये समझाता हूं कैसे होगा ये चीज। तो वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो भैया जब डायरेक्शन है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक। या चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा हम? चेंज इन पोजीशन। तो सीधी सी बात है यार, ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे आप कैसे भी गए हो, हेलीकॉप्टर से जाओ, ट्रेन से जाओ, पैदल जाओ, कार से जाओ, बस से जाओ, कोई मतलब नहीं। इसको चाहिए कि भाई तुम जहां से बैठे वो पॉइंट कहां पे है और तुम जहां पहुंचे वहां पे कहां पे, वहां से एक स्ट्रेट लाइन डाल ली, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी इस चीज को समझ में आएगा खूब बढ़िया से। अब एग्जांपल देखो, समझते हैं, दिखना ना। अ मैन गोज 4 किलोमीटर इन नॉर्थ एंड देन टर्न्स 3 किलोमीटर, टर्न्स west and goes 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर कैलकुलेट the distance traveled by man and displacement। अब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो सॉल्यूशन देखो इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं भैया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे तो बनाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग चलो, देखो क्या कह रहा है, अ मैन गोस 4 किलोमीटर इन नॉर्थ। नॉर्थ किधर है? ऐसे। तो चलो भैया एक ऑरिजिन पॉइंट ले लो, ये गया यहां से
ये गया यहाँ से 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, यहाँ गया, हमने पॉइंट ले लिया ए बी। अब कहा है देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट किधर है, नॉर्थ के, यानी इधर, तो कितना चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये सी आ गया। ठीक, अब कहा है बस यहीं पे आके वो रुक गया, तो तुम्हें पता है नॉर्थ वेस्ट के बीच एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो ये इसको बेटा आप यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, अब देखिए सोल्यूशन, तो हम कहें डिस्टेंस कितनी चला, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड में चला और 3 किलोमीटर किधर चला वेस्ट में, तो टोटल चला 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन and this is the shortest distance between 2 points, means between initial points and final points in a straight line, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी विच इज कितना होगा 7 किलोमीटर। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी AC निकालनी है, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल, तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, AC आ गया बेटा हमारा 16 प्लस 9, दिस विल बी 25 व्हिच इज 5 मीटर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर आया समझ में? बताओ किसी को कोई दिक्कत? हाँ हैप्पी बताओ। तेरी आवाज नहीं आ रही भाई, बोला मैं नेटवर्क अच्छा नहीं है। हाँ कार्तिक बाबू बताओ। आ गया, चलिए। अच्छा ये याद रखिए, डिस्टेंस जो है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, कम कभी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट जो है कम कभी ज्यादा नहीं हो सकता कभी डिस्टेंस से। तो ये इतना छापो जल्दी। अभी एक और एग्जांपल कराएंगे, मजा आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा क्या होता है, यही तो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स भी बनने ना आप लोग। हाँ बेटा बताओ कार्तिक। अरे सॉरी बेटा 5 किलोमीटर, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते पागल ना हैं। हो गया बाकी लोगों का? पलक नोट कर लिया? चलो ठीक ठीक ठीक। हाँ गुड गुड गुड। देखिए, तो एक बात अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आ जाता है एमसीक्यूज में आ जाता है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, नोट में लिख लीजिए बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल टू किससे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या बराबर, लेकिन कम कभी नहीं हो सकती। ठीक, अब कैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है बताते हैं। हेडिंग आ रही है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए
मान लीजिए कोई रेफरेंस पॉइंट है, ओ रेफरेंस पॉइंट जहां से स्टार्ट करना है मोशन वगैरह, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला और वो पहले चला ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस x1, फिर वो गया बी पॉइंट तक कितना गया भाई x2। तो इस केस में बेटा डेल्टा x कितना होगा x2 माइनस x1। अब तुमको दिख रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक, तो लिखेंगे हेंस सिंस x2 is greater than x1, तो यहां से क्या रहेगा x2 minus x1 greater than 0। अरे भैया बड़े में से छोटा निकालोगे तो 0 से ज्यादा ही आएगा यानी पॉजिटिव, तो लिखेंगे hence डेल्टा x greater than 0 which is positive। ये चीज हो गई। अब देखो तुम्हें समझा देते हैं, ये चीज नोट करने से पहले जैसे मान लीजिए तुम्हें पता है नंबर लाइन खींचते थे, 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो जहां से जीरो मानते थे जीरो के राइट में प्लस नंबर होती थी, लेफ्ट में माइनस। तो मान लीजिए ये जीरो है, ठीक, और ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। समझने के लिए बेटा देखो, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 40 किलोमीटर, 40 मीटर, यहाँ 80 मीटर, यहाँ 120 मीटर, ये -40 मीटर, ये -80 मीटर, ठीक। अब हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ओ से पी तक गया है, ओ से पी तक का डिस्प्लेसमेंट, तो भाई ओ से पी तक का कितना चला है 120, ठीक। अब हम कहें ओ से क्यू तक, यानी ओ से क्यू तक गया तो कितना गया, मान लीजिए यहाँ तक 240 है, ठीक। अब आपको ये निकालना है कि जब 240 है, मान लो आपको निकालना है, पहले गया बेटा पी तक, फिर गया क्यू तक, तो यानी 240 में से कितना निकालेंगे 120। नहीं समझे? अरे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई कार है, वो पहले गई थी यहाँ तक और फिर गई यहाँ तक, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ ओ क्यू माइनस ओ पी हुआ, यानी प्लस में आया 240 में से 120। तो ये तो पॉजिटिव का डिस्प्लेसमेंट है। वैसे भी देखा जा सकता है कि ये नंबर सिस्टम है, जीरो है, जीरो से राइट में ही बढ़ रहा है, प्लस में राइट में ही होगा, ठीक, तो ये पॉजिटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कहा जाए कि पी तक जाने के बाद वो वापस आई आर तक, कहां तक आई आर तक, ठीक, तो भैया ओपी तो हो गई 40 और आर कितनी हो गई, आर हो गई आपकी कितनी, ओपी से लेके आर तक की सब ये करो, तो यहाँ ये डिस्टेंस जो हो गई हमारी वो नेगेटिव में हो गई अगर हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि सीधी सी बात, जब फाइनल पोजीशन कम होगी, मतलब फाइनल डिस्टेंस जब कम होगी, इनिशियल डिस्टेंस जब ज्यादा होगी, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा नेगेटिव में, और जब फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल कम होगी, तब हमारा आएगा पॉजिटिव में। x2 इज द फाइनल डिस्टेंस, बाद वाली चलेगी, ठीक है। चलिए अब एक और चीज सीखते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, हाँ एक चीज तुमको बता रहे हैं, अभी अभी नोट कर लीजिए, मैं दिखा ही रहा हूँ। ये आपका है पेज नंबर 40, एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 का ये वाला एग्जांपल दिया है। सब लोग घर जाके पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत ही पॉजिटिव नेगेटिव जो मैं समझा रहा हूँ, ये आपको खूब और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस चीज को जरूर पढ़े लाइन टू लाइन। अगर समझ में बाई चांस नहीं आता, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, सिंपल है, अगर नहीं समझ में आता है तो कल सबसे पहले यही पूछना, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर की प्रॉब्लम है उन्हें सबसे पहले पूछा करो, ताकि नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक। तो ये वाला एग्जांपल सब लोग पढ़ेंगे जाके, अगर ये पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी x1 x2 लिख रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीधे सीधे एक्चुअल स्केल ले लिया है। अब वो तुम्हें बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गई कार, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो तुम लोग वहां वहां लिखा है, पढ़ के आना, समझ में आ जाएगा और अच्छा, ठीक है। अब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब हमने ए को पहले लेना ना, ए, तो हमने कहा इनिशियल हमारी x1 है, ये पॉइंट तक इनिशियल, और ये हमारी है फाइनल। अब तुमको यार पता चल गया, यहाँ x2 जो है वो छोटा है x से, तो लिखेंगे सिंस x2 इज लेस देन x1, तो हेंस x2 माइनस x1, छोटे में से बड़ा ले जाओगे तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव बचेगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, लेस देन 0।
और लेस देन जीरो, जीरो से छोटी कोई भी क्वांटिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, ये हो गया। तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट, इधर देखिए, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल बता रहे हैं। अब मैं रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन लिखा है बढ़िया से, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। लोग क्या करते हैं, ये तो फिट रहने के लिए लोग क्या करते हैं, पेट की चर्बी जब बढ़ जाती है या बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। तो मान लीजिए रनिंग करने का ही कोई ग्राउंड है, तो कहीं से स्टार्ट किया, अब बार बार वो गोल गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे जब आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो ये एग्जांपल हो गया, अ मैन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, नेट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होगा, जीरो। तो ऐसा जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है सर्कुलर ट्रैक पे ही हो, आप लोग ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना दिमाग में कि यार सर्कुलर ट्रैक ही हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। हमने अभी क्या बताया था, हम यहां तक गए और हम फिर से वापस आ गए, ये भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक, मान लीजिए हम अपने बरेली कॉलेज तक गए और बरेली कॉलेज से फिर से हम अपने रूम पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये होता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी तुमने नहीं सुना होगा कि मेरा घर -2 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है, हंसी बन जाएगी, क्या भी मत देना धोखे से। ठीक, तो सब यही कहते हैं कि हम भाई 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, कि हमारा घर, माई होम इज एट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि प्लस में डिस्टेंस बताते हैं, कोई ऐसा नहीं कहता माइनस का किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का और बनाते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को, जल्दी नोट कर लीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर्टी और दिखा देते हैं, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हो गया। चलो लिख देते हैं, आप लोग लिखते हैं, displacement does not depend on the choice of, on the choice of, हम यार ओरिजिन अपने मन से चॉइस कर सकते हैं, जैसे तुमने ए ओरिजिन ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए देखिए कैसे, जैसे ओ लिया था, ए आपने ए लिया था, ए आपने क्या लिया था, बी लिया था, तो आपने ये डिस्टेंस x1 ली थी, ये डिस्टेंस क्या ली थी, x2 ली थी। अब आप चाहो तो ए ओरिजिन ना चूज करो, यहाँ पे कोई चूज कर लीजिए ओरिजिन, ओ डैश लिख लिया, तो ओ डैश हो गया, तो ये डिस्टेंस x1 डैश लिख ली, ये डिस्टेंस x2 डैश लिख ली। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। ठीक, क्लियर है इतना, ये चीज याद रखिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AB। so displacement AB will be equal to x2 minus x1 will be equal to x2 dash minus x1 dash। AB हर हालत में उतना ही होगा। AB कितना होगा, इतना में से इतना, या इतना में से इतना, AB तो उतना ही रहा। और AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो AB जो है, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, वो ओरिजिन की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, वो चीज नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं, एग्जांपल कराते हैं बेटा जल्दी, आज हो जाएगा, 10 मिनट लेट हो जाएगा, बट बैठे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एग्जांपल निकालिए भाई, बढ़िया वाला। चलिए, हाँ, ये जे मेंस का क्वेश्चन करा दें, मजा आ जाएगा।
हो गया? बोला नोट कर लिया बेटा? चलो ठीक है, हटाते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए, शायद आपके एनसीईआरटी में पता नहीं है, ये देख लेते हैं। नहीं है, पर अच्छा है। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखते जाइए बेटा क्वेश्चन साथ में। A particle moves along a circular path of radius small r as shown in figure. The particle starts its motion from A and moves एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो बकवास की बातें हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाए चाहे कैसा भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करना है, मैं डायग्राम बना रहा हूं। नहीं बना। थोड़ा चलो, चलिए बनाते रहिए डायग्राम। एक पार्टिकल है, अच्छा ए से स्टार्ट करता है, ओके। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और ऐसा चलता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी चलता है, ऐसा भी जाता तो क्या है, ऐसा चलता हमें क्या, कोई मतलब। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। और आर रेडियस देती है, ये डिस्टेंस देती है रेडियस आर, ये ये आर डिस्टेंस। चलिए अब देखिए हमें क्या क्या निकालना। बहुत आसान है, देखो पहला पार्ट, अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा। पहला पार्ट हमें निकालनी है बेटा, अब रोक दो पेन, रोक दो थोड़ी देर। हमें निकालना है ए बी तक जाने में डिस्टेंस और ए बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, देखो तो लिखेंगे डिस्टेंस ए बी कैसे निकलेगी। तुम्हें पता है पूरा सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो इस सर्कल आर की पूरी लेंथ क्या होगी, यानी उसकी सरकमफेरेंस होगी, नहीं होगी सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस और जो ए बी है बेटा, ए बी इधर देखो, ये जो पार्ट है, तो ए बी पार्ट क्या है, इस पूरी सरकमफेरेंस का क्या है, 1/4। तो क्या ए बी डिस्टेंस यही तो हो गई लेंथ ऑफ दी आर। ठीक, तो डिस्टेंस ए बी हो गई 1/4 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुमको ए बी निकालनी है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालते तो आती 2 पाई आर। सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर कितने में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4। हमें यहां से यहां पे निकालते तो कौन सा टुकड़ा है ये, 1/4। तो कितनी हो गई 1/4 इंटू 2 पाई आर, यानी 2 2 जा तो आ गया आंसर पाई आर बाई 2। ये ए बी डिस्टेंस आ गई लो। ठीक,
अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया भाई, फाइनल पॉइंट, ये मिला इसको स्ट्रेट लाइन बन गई है, बन गई। यानी हमको ए बी डिस्टेंस निकालनी, बहुत अच्छी बात। ए बी डिस्टेंस निकालनी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस। अगर बेटा ये आर है तो क्या ये आर नहीं होगी, ये भी आर है, ये भी आर है। अब देखो हमेशा जो होते हैं डायमीटर्स ऑफ सर्कल हमेशा कितने पे मिलते हैं, 90 डिग्री पे। तो देखा जाए क्या ये ट्रायंगल नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस भी आर है और परपेंडिकुलर भी आर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एंड दिस हाइपोटेन्यूज शोज डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ए भी कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू आर। आ गया आंसर, आ गया भाई। ठीक, तो ये समझ में आया क्वेश्चन, ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के। चलिए छापिए छापिए फटाफट, दूसरा पार्ट कराते हैं इसका। तो छापो जल्दी छापो, फिर समझाते हैं दूसरा पार्ट। मिटाना पड़ेगा ना क्वेश्चन पूरा। आई होप ये नोट कर लिया होगा, ऊपर वाला नोट कर लिया। अब देखिए ये तो बना रहने देना। अब दूसरा पार्ट, अब उसने कहा यही काम तुम्हें ए से लेके सी तक करना है। ठीक, तो अब निकालेंगे फ्रॉम ए टू सी। तो डिस्टेंस देखो ए से सी तक किया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, सरकमफ्रेंस की आधी। यानी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस कौन कौन सी, ए बी सी। यानी बोले तो डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर होती है पूरी, तो ये आधा हो गया तो कितनी रह गई, पाई आर। ये तो हो गई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखो ए सी निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ये डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ए सी कितना हो गया, पूरी यहां से यहां तक यार, ये भी यार तो कितना हो गया 2 आर। आंसर। अब सुनो, सुनते रहिए। तीसरा, फ्रॉम ए टू डी, यहां से लेके यहां तक, तो वही काम करना, आपको बताने की जरूरत ही नहीं। डिस्टेंस पूरी 2 पाई आर है, और ये कितने पार्ट हो गए, ऐसे ही जोड़ दो। पाई आर तो ए हो गया प्लस पाई आर बाई 2 ए हो गया, तो पाई आर प्लस पाई आर बाई 2। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 3 बाई 2 पाई आर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या ऐसे जोड़ लो, कितने बेटा पार्ट है ऐसा बताओ, कितने पार्ट में, ये चारों 4 पार्ट हैं। तो अगर हम इतना हिस्सा ले लेंगे, कितना, एक छोड़ के हिस्सा ले लेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। अब पूरे की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, तो देखो इतना ही आएगा। आगे देखो इतना ही सेम। तो बात एक ही है, चाहे इसको, इतने को ऐड करो प्लस इसको ऐड कर दो, तो इतना कितना आया था, अरे यार पाई आर बाई 2 ये है, पाई आर बाई 2 ये है, पाई आर बाई 2 ये है, पाई आर बाई 2 ये है। ठीक, तो तीन को तुम्हें जोड़ना है, क्योंकि ए से डी तक का बोला गया है, तो 3/2 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कहां से, ए डी का, बड़ा सिंपल है। ए पॉइंट ए, डी पॉइंट ए, स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन आ गई, हाइपोटेन्यूज बन गया ये आर, तो वही आएगा जो ए बी का आया था, तो विच विल बी इक्वल टू ए बी, और मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, तो फ्रॉम ए टू ए, तो ए से गए ए तक की डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर, पूरा सर्कल घूम गए यानी 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से गए और यहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट देखो जीरो आ गया। छापिए जल्दी, ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन। तो भाई साहब आप लोग याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के केस में आप दो पॉइंट्स देखेंगे, कौन से, इनिशियल एंड फाइनल, और दोनों को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ ही होती है डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। चलो इसके बाद एक एग्जांपल और कराते हैं बेटा, बस ये है आपका डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। हाँ बस वो एग्जांपल देख लेना। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 कर, नहीं यार 3.1 इसमें देखो दिया ही नहीं, नहीं यार इसमें दिया ही नहीं। हाँ नहीं करना, कोई नहीं करना, एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल नहीं करना आपको, जितना कराया गया है यही रिवाइज करना है। और फटाफट ये नोट कर लो, डायग्राम तुमने सबने बना लिया होगा हमारे सामने। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये इंजीनियरिंग एग्जाम में आया है, सीधे सीधे लिखो, जेईई मेंस में आया है। ये इतना छापो, जल्दी बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कराने जा रहा हूँ, आपको इतना रिवाइज करना है बढ़िया करके घर पे बैठ के, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक बेटा क्या होता है, लैग कर जाती है दिमाग में चीजें। कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, रिवीजन इज मस्ट, अदरवाइज टोटल फेलियर, कुछ नहीं देखा। तुरंत पढ़ेंगे आधे घंटे में समझ में आ जाएगा, 4 दिन बाद पढ़ेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा, बल्कि ज्यादा भी लग सकता है, तो इसलिए अभी तुरंत जाके रेस्ट लेके पढ़ा करो। ये नोट कर लिया सबने? हाँ, हो गया ना बेटा कंप्लीट? चलो वो राइट वाला मत करो, तब तक हम डायग्राम बनाना। ये एक सड़क है, वो नोट कर लो, फटाफट से बताते हैं।
बेटा नोट कर लो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ये साफ लिख रहा है, मोशन लिखा है बेटा। जल्दी छापिए जल्दी, मेरी बैटरी भी जा रही। लिख लिया बेटा काव्या? चलो ठीक है। आप देखो बात को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके सामने रोड पे गोला पड़ा है, सर पे मतलब स्पेयर पड़ा है, सॉलिड गोला सा फुटबॉल पड़ी है मान लीजिए, ठीक। उस फुटबॉल की रेडियस कितनी है, स्क्वायर की आर रेडियस है, और ए और बी पॉइंट उस पे मार्क किए गए हैं। तो वो इस तरीके से लुढ़कती है कि किसी भी टाइम पे, मान लो टी टाइम पे, किसी कोई टी टाइम पे थी, ये टी डैश टाइम पे थोड़ी देर बाद, तो थोड़े टाइम के बाद उसकी सिचुएशन ये हो जाती है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला पॉइंट कहां पहुंच जाता है, नीचे, ठीक। तो सीधी सी बात कही जाए कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, इतनी। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट भाई इनिशियल पॉइंट ये था, और वो अब फाइनल पॉइंट को यहाँ पे पहुंच गया, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अरे थोड़ा लाइन अच्छी नहीं बनी, सॉरी। चलो बन गई। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। चलो अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचा है तो समझ लो स्फीयर आधा ही घूम पाया है। अगर ये पूरा घूम जाता तो फिर से ए पॉइंट यहाँ पे नहीं आ जाता। आधा घूमने का मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सरकमफेरेंस की आधी। तो यानी ये डिस्टेंस तो हो गई पाई आर, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई पूरी, ये आर और ये आर, तो कितनी हो गई टोटल, 2 आर। देखो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। तो जो डिस्टेंस ए बी हो गई वो तो हो गई पाई आर डिस्टेंस ए बी, इक्वल टू, क्वेश्चन में लिख लेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सॉल्यूशन देखिए, डिस्टेंस ए बी कितनी हो गई, पाई आर। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पाई आर कैसे हुई, समझा रहे हैं ना, कि पॉइंट ए अगर यहाँ पे पहुंचा, गोला आधा ही लुढ़क पाया है स्फीयर। अब स्फीयर आधा लुढ़का है तो कितनी डिस्टेंस चला होगा, आधी सरकमफेरेंस, पूरी होती है 2 पाई आर, तो आधी चली पाई आर, यानी ये डिस्टेंस हमारी हो गई पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन की थी, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो यार ये तो हो गया 90 डिग्री से, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे हेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा भाई, अंडर रूट ये स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर, ये अंडर पाई आर का स्क्वायर, तो कितना आया 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, तो आ गया अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 × r। आंसर देखो है, ये मेंस का बढ़िया क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफी। तो आज तुमको पढ़ा दिया गया है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके एग्जांपल बता दिए गए हैं। आई होप समझ में भी चीजें आ गई होंगी, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक। तो इससे पहले वो कल नया पढ़े तो ये पुराना रिवीजन करें, और कल मिलते हैं, तब तक के लिए इतना पढ़िए, ठीक है क्या, नोट कर लीजिए इसको।
ऐसे आते हैं क्वेश्चन कंपटीशन में, इसको डाल कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि समझ में आएगी ये डिस्टेंस है। ये रोड है, ये हमारा क्या रोड है, इस पर चल रहा है क्या, समझ में आ गया हैप्पी? बढ़िया क्वेश्चन है। अब इतने क्वेश्चन काफी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। हाँ पलक, मजा आ रहा है फिजिक्स में? आ रहा है ना? चलो ठीक है, पढ़ते रहो, मजा ही आएगा ऐसे। थोड़ी मैकेनिक्स है आपकी, मैकेनिक्स चल रही है पूरी फर्स्ट ईयर, आप लोग यही सब चीजें पढ़ोगे मैकेनिक्स, कहीं पहिया घुमाओगे, कहीं कुछ भी नचाओगे, पढ़ते रहो। हो गया? बाकी सब लोगों का? काव्या तुम्हारा नोट हो गया बेटा? हाँ चलो ठीक है बेटा, रखते हैं फिर। नमस्ते 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 सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।